साथियों, आज हम आप लोगों को ऑप्शनलिटी रिस्क के बारे में बताएंगे कि जो ऑप्शनलिटी रिस्क है ये इंटरेस्ट रिस्क का ही एक पार्ट है कि जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक्स IRRBB जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड रेगुलेट करता है, RBI रेगुलेट करता है और भी कई एक संस्थाएं हैं वो रेगुलेट करती हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है इसका ही एक पार्ट है, इसका ही एक टाइप है ऑप्शनलिटी रिस्क। ऑप्शनलिटी जैसा कि आप वर्ड से ही देख रहे हैं कि ऑप्शनलिटी यानी जिसमें ऑप्शन हो। अब ये रिस्क कब अराइज होता है? ये रिस्क उस कंडीशन में अराइज होता है जिस समय कस्टमर जो है वो अपना ऑप्शन चेंज कर दे, मतलब उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो जो टर्म कंडीशन एग्री हुए थे उन टर्म एंड कंडीशनों में कुछ रिलैक्सेशन ले ले, या जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक आपने 5 लाख की FDR बनाया था, 5 लाख का FDR बनाया था जो कि 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कस्टमर अप्रोच टू द ब्रांच एंड आस्क टू क्लोजर ऑफ प्रीमेच्योर FDR, देन बैंक को करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब बैंक ऑप्शन को यूज करती है तब ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तभी ये ऑप्शनल रिस्क अराइज होता है। आइए अब हम चलते हैं ये पोटेंशियल लॉस को या फिर गेन को संदर्भित करता है। पोटेंशियल लॉस या गेन के लिए बारे में बताता है। और ये अराइज कब होता है? ये अराइज होता है जब कस्टमर एक्सरसाइज करता है देयर ऑप्शंस को, अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज करता है, एक्सरसाइज करता है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस टू इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट में कुछ उतार चढ़ाव आता है कि अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक हाउसिंग लोन दिया था, किसी को आपने एक हाउसिंग लोन दिया था, HL दिया था, क्या दिया था आपने? एक HL दिया था, हाउसिंग लोन दिया था 10 लाख रुपए का, जिसमें आप 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ले रहे थे। ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI ने कहा कि क्योंकि RBI को लिक्विडिटी पर कंट्रोल रखना है और इन्फ्लेशन जो है उसको भी देखना है, तो RBI ने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास में है, इससे क्या है कि इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो इन दैट केस उसने क्या कहा कि इसको 8% से इसको 12% कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो सभी बैंकों के लिए भी। तब इसमें क्या हुआ कि जो कस्टमर ने कहा कि कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है? कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो फिर वो 12% ब्याज पेमेंट करे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो आकर के अपना प्रीमेच्योर अकाउंट को क्लोज करा ले, यानी पैसा उसके पास अगर अवेलेबल है तो वो आकर के बैंक में पैसा जमा करा दे, अपना लोन बंद करा ले, यानी ये उसका ऑप्शन है। तो मतलब यही क्या है? ऑप्शनलिटी रिस्क है। मान लीजिए अभी आ गया, अब हमने तो भाई 10 साल के लिए दिया था लेकिन वो 2 साल में जमा करा दिया, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी मिसमैच का एक मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना, यानी एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो ऑप्शनलिटी रिस्क होता है ये क्या होता है। ये कस्टमर की पूरी तरह से कस्टमर के ऑप्शन पर, कस्टमर के विवेक पर, कस्टमर के डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर डिपेंड करता है, यानी ये कस्टमर पर डिपेंड करता है। और ये उस कंडीशन में होता है कि जब एक इंटरेस्ट रेट में कोई उतार चढ़ाव होता है, इंटरेस्ट रेट या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। दीज ऑप्शन कैन इंक्लूड, ये ऑप्शन हो सकते हैं जैसे कि प्री पेमेंट ऑफ लोन को टाइम से पहले पेमेंट कर देना, अर्ली विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स कि FDR 5 साल के लिए FDR कराई गई थी, आकर के वो 1 साल के बाद कहता कि नहीं मेरी FDR को क्लोज कर दो, मुझे पैसा चाहिए। या फिर एक्सरसाइज ऑफ एम्बेडेड ऑप्शंस इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि जो वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उनमें जो एम्बेडेड ऑप्शंस हैं उनको वो एक्सरसाइज कर रहा है।
ऑप्शनलिटी रिस्क एक्योर होता है, कब अकर्स करता है, कब ये उत्पन्न होता है, कब ये होता है, जब कस्टमर क्या करता है, टेक करता है, किस चीज़ का एडवांटेज लेता है, फेवरेबल इंटरेस्ट रेट का, कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है उसके संदर्भ में जब कस्टमर ये एडवांटेज लेता है। जैसे भी हमने बताया कि भाई 8% हाउसिंग लोन पे था, 12% हो गया, कस्टमर इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहा है, उसने कहा कि नहीं हमको 10 साल नहीं चलाना है, हमको हमारा खाता भी बंद कर दीजिए, तो यानी कहीं का उसको प्रॉफिट हो गया। या फिर FDR था, FDR पे मान लीजिए 5% चल रहा था, 7% हो गया, तो कस्टमर कहेगा कि नहीं मेरा 5 साल का है, मेरा 10 साल का कर दो, टाइम बढ़ा दो। या फिर 5 साल का 5% के हिसाब से था, अब 4% रह गया, तो वो कस्टमर क्या करेगा, कहेगा मेरा तोड़ करके डाल दो। ठीक है, आई थिंक आप लोग ऑप्शनलिटी रिस्क को प्रॉपर तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है, जब इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है, तब ये ऑप्शनलिटी रिस्क अराइज होता है। सीधा सीधा फंडा है इसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तब ऑप्शनलिटी रिस्क अराइज होगा, तभी उत्पन्न होगा। विच कैन रिजल्ट इन, जैसे कि इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक कस्टमर ने तो अपना बेनिफिट उठाया ब्याज का, तो इससे क्या लॉसेस होंगे, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर बैंक, बैंक को इंटरेस्ट इनकम की लॉस हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि भाई 10 लाख का हाउसिंग लोन था, 10 साल के लिए था, उसने आकर के 2 साल में जमा करा दिया, तो उसमें इंटरेस्ट का लॉस हुआ बैंक को। चेंज इन द वैल्यू ऑफ बैंक असेट्स, इससे जो बैंक की असेट्स है उसकी वैल्यू में भी चेंजेस आ गया, उसकी असेट्स की जो वैल्यू है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बैंक की जो वित्तीय स्थिरता है, बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें भी क्या है, इम्पैक्ट पड़ेगा। अब किन कारणों से होता है हमने समझ ही लिया भाई, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ऑप्शनलिटी रिस्क राइज होता है ना, और केवल इंटरेस्ट रेट चेंज करने से राइज नहीं होता है, तो एक रीजन है। मेन राइज कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ और कस्टमर ने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, ऑप्शन को यूटिलाइज किया। इसके काज क्या हैं, क्या कारण है ऑप्शनलिटी रिस्क के, तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाना, कस्टमर का व्यवहार चेंज हो जाना, कि पहले कस्टमर ने कहा था कि नहीं ऐसा ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद में कस्टमर को लगा नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो वो जो भी एक्शन ले रहा है। इमीडिएट ऑप्शंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इमीडिएट रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इमीडिएट ऑप्शंस अवेलेबल। इफेक्ट ऑफ, अब जो ऑप्शनलिटी रिस्क है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम, इससे क्या होता है कि बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो प्रभावित होती है। मतलब ऑप्शनलिटी रिस्क से बैंक पर को क्या प्रभाव पड़ते हैं, बैंक को पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो एक ही, बैंक की इंटरेस्ट इनकम है कम हो जाती है, बैंक की जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है या उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको भी ये प्रभावित करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेटस ऑफ सोल्वेंसी, कि किसी भी संस्था, किसी भी फाइनेंशियल संस्था का या किसी भी बैंक की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कैसी है, वो उसकी सोल्वेंसी पर निर्भर करती है। यानी कि बैंक की जो फाइनेंशियल स्थिरता है, वित्तीय स्थिरता है, उसके प्रभाव को ये संबोधित करती है। आइए आगे चलते हैं। टू मैनेज द ऑप्शनलिटी रिस्क इन बैंक, बैंक किस प्रकार से ऑप्शनलिटी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए इवैल्यूएट टू मैनेज ऑप्शंस, की जो मतलब आपके मैनेज ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट किया जाए, उनको देखा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उनको एनालिसिस किया जाए। इंक्लूड्स ऑप्शंस इन द कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया था तो उसमें जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की स्टडी की जाए और उसको असेस किया जाए, प्रॉपर उसको एनालिसिस किया जाए, और उसके बाद में ही कोई जो भी प्रॉपर डिसीजन निकलता है उस डिसीजन को लिया जाए। इम्प्लीमेंट द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और जो इंटरेस्ट रेट रिस्क की जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, जो प्रबंधन रणनीति है, उसको
अप्लाई किया जाए, उसको यूज किया जाए, उसको प्रयोग किया जाए। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है कि जो वैकल्पिक जोखिम है, ऑप्शनलिटी रिस्क को हिंदी में वैकल्पिक जोखिम कहते हैं। ये एक प्रकार का ब्याज दर का जोखिम है। ये तब उत्पन्न होता है जब ग्राहक ब्याज दर में बदलाव के कारण अपने विकल्पों का उपयोग करते हैं। मतलब एक ऑप्शनलिटी रिस्क कब उत्पन्न होता है, जब ग्राहक जो है ब्याज दर में बदलाव के कारण अपने विकल्पों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कर्ज का भुगतान, लोन रिपेमेंट, जमा की पूर्व निकासी, डिपॉजिट विड्रॉल, या ब्याज दर में बदलाव के कारण अन्य विकल्पों का उपयोग करता है। वैकल्पिक जोखिम के कारण की अगर हम बात करें तो इसके क्या कारण होते हैं। इसका ब्याज दर में बदलाव होता है, ग्राहक जो ग्राहक के लिए उपलब्ध विकल्प है उनका उपयोग करने से होता है। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें जो विकल्पों का समावेश है उस पर निर्भर करता है। वैकल्पिक जोखिम के प्रभाव, यानी जो ऑप्शनलिटी रिस्क होते हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं बैंकों पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो बैंकों की आय प्रभावित होगी। जैसा कि हमने कहा था कि भाई मान लीजिए हाउसिंग लोन है, 10 लाख का हाउसिंग लोन है और 10 साल के लिए किया गया था, वो आकर के 2 साल में बंद कर देता है, तो उससे क्या है कि बैंक की आय पर तो प्रभाव पड़े ही भाई। उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो बैंक की इनकम ही थी ना। बैंक की संपत्ति के मूल्य पर प्रभाव, बैंक की संपत्ति का जो मूल्य है उस पर भी प्रभाव पड़ा। बैंक की जो वित्तीय स्थिरता है उसको भी इसने प्रभावित किया। वैकल्पिक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बैंक क्या उपाय कर सकती है, यानी कि जो वैकल्पिक जोखिम है उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। उनको मैनेज करने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन और विकल्पों का प्रबंधन करना जरूरी होता है। अनुबंधों में विकल्पों का समावेश होना जरूरी है। ब्याज दर जोखिम प्रबंध रणनीतियों के आधार पर निर्भर रणनीतियों को लागू करने में अपना योगदान देता है। अब जो बात करेंगे कि जो अभी तक हमने बात की जो आपका ऑप्शनलिटी रिस्क की, तो ऑप्शनलिटी जो रिस्क होता है, ऑप्शनलिटी रिस्क होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका ये जो रिस्क होता है ये आपका जो ऑप्शनलिटी रिस्क होता है, जो आपका ऑप्शनलिटी रिस्क होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का आपका कौन सा होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है बिहेवियरल ऑप्शन। ठीक है, तो आइए हम ऑप्शनलिटी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 2 प्रकार का रिस्क होता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, या हम जो कह सकते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। एक ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क होता है और दूसरा बिहेवियरल, मतलब इसमें एक ऑटोमेटिक रिस्क हो गया और दूसरा आपका बिहेवियरल रिस्क हो गया। यानी रिस्क आर 2 टाइप ऑफ द ऑप्शनलिटी रिस्क। ऑप्शनलिटी रिस्क 2 टाइप का होता है। पहला आपका बात करें पहला जो आपका आ जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क आ जाएगा। अब ऑटोमेटिक रिस्क की बात करते हैं, कब अराइज होता है। ये अराइज होता है जब कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑप्शंस हैं उनको एम्बेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मतलब इसमें क्या होता है कि उसमें अराइज होता है। जैसे कि कोई कॉलेबल बॉन्ड है। कॉलेबल बॉन्ड आपको पता ही होगा कि कॉलेबल बॉन्ड का मतलब होता है कि जिस कंपनी ने बॉन्ड को इशू किया है वो कॉल करके कभी भी अपने बॉन्डों को वापस कर सकती है, उसको कॉलेबल बॉन्ड करते हैं। पुटेबल बॉन्ड हो गया, इंटरेस्ट रेट कैप हो गया, एप्लॉर्स हो गया। ट्रिगर आर द प्री डिटरमाइंड एंड ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। इसके जो ट्रिगर्स होते हैं जो वो प्री डिटरमाइंड होते हैं और ये स्वतः ऑटोमेटिक होते हैं। इंटरेस्ट रेट थ्रेशोल्ड या फिर क्रेडिट रेटिंग चेंज। अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है और आपकी क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई, तब उससे क्या होगा, जब वो रिव्यू होगा, या जैसे मान लीजिए आपकी कोई ओवरड्राफ्ट चल रहा है, कोई फर्म की कोई सीसी लिमिट वगैरह चल रही है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, सीसी लिमिट चल रही है, तो इन दैट केस क्या है कि जब वो एनुअली रिव्यू होगी उस समय अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है अगर वो चेंज हो गई तो उसमें क्या होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क पड़ जाएगा। कम या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको करेगी, जिससे क्या होगा कि कहीं न कहीं ऑप्शनलिटी रिस्क अराइज हो। अब इसमें क्या है कि जो रिस्क होता है
मोर प्रिडिक्टेबल होता है या क्वांटिफाइबल होता है। कि मतलब इसमें क्या है कि रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और इसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है कि कितना रिस्क हो सकता है इसमें, है ना। जिससे मान लीजिए कि कोई क्रेडिट रेटिंग की वजह से हुआ तो उसमें हमें पता चल गया कि भाई मान लीजिए पहले 8% ब्याज था, अब क्रेडिट रेटिंग उसकी डाउन हो गई तो हम 8.5% ले रहे हैं, 8.5% ले रहे हैं, इसका मतलब आधा % एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आधा % हम निकाल लेंगे कि टोटल जो अमाउंट आप दे रहे हैं तो उसका आधा % इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो यानी कि एक प्रिडिक्टेबल हो गया कि हम पहले से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई इतना इंटरेस्ट जाएगा, और दूसरा इसको क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं कि कितना जाएगा। तो ये प्रिडिक्ट करेंगे भाई जाएगा, कितना जाएगा ये भी हो जाएगा। अब दूसरा आपका आता है इसी में ऑप्शनलिटी रिस्क में बिहेवियरल ऑप्शनल रिस्क। ये क्या होता है, एक कस्टमर के व्यवहार पर ये डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या ऑप्शन अडॉप्ट करता है, कस्टमर किस डिस्क्रिप्शन में कार्य करता है। कहने वाला भी ये जो अराइज होता है कस्टमर के व्यवहार से अराइज होता है, और इसमें कस्टमर की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, कस्टमर की अपना विवेक होता है। जैसे कि प्रीपेमेंट लोन का प्रीपेमेंट कर देना, अर्ली विड्रॉल कर लेना। बैंक वाला तो नहीं जाएगा भाई, 5 साल की उसकी FDR करी थी तो बैंक वाला तो कहने नहीं जाएगी भाई अपनी FDR छोड़वा लो पहले, है ना। वो तो उसके विवेक के पर उसके विवेक पर निर्भर करता है ना ग्राहक के। अब ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है तब उसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जब प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं तो हम उसको क्वान्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन नॉट एम्बेडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको वो मतलब एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस नॉट एम्बेडेड इन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस एम्बेडेड है तो उनको वो एक्सरसाइज नहीं करता है। ट्रिगर आर लेस प्रिडिक्टेबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर व्यवहार। और इसका अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि लेस प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब केवल एक रफली अंदाज लगाया जा सकता है कि भाई 10 लोगों की आपने FDR की थी तो 10 में से हो सकता है कि 2 बंदे आकर के प्रीमेच्योर विड्रॉल करें, लेकिन एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। इसके जो ट्रिगर पॉइंट हैं वो क्या है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होना भी इसकी एक वजह है, मार्केट कंडीशन क्या है उसकी भी वो भी एक वजह है, और कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर अच्छी है तो वो क्यों तोड़वाएगा FDR आकर के प्रीमेच्योर, है ना, या उसका लोन चल रहा है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ये भी ऑप्शन उसके पास रहेगा कि भाई उसका लोन चल रहा है तो क्यों ब्याज भरे, उसको आकर के लोन को बंद कर दे। रिस्क इज लेस प्रिडिक्टेबल एंड मोर चैलेंजिंग। जो रिस्क होता है ये प्रिडिक्टेबल है और मोर चैलेंजिंग है, मतलब इसको प्रिडिक्टेबल किया जा सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और ये मोर चैलेंजिंग है क्वांटिफाई करने के लिए, यानी क्वांटिफाई करना इसको आसान नहीं है। अगर की डिफरेंसेस की बात करें दोनों के बीच में तो ये हुआ कि जो ऑटोमेटिक ऑप्शंस होता है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल है एंड प्री डिटरमाइंड है, यानी कि ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है ये क्या है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है एंड प्री डिटरमाइंड है। क्या है, प्री डिटरमाइंड है। व्हाइल बिहेवियरल ऑप्शंस आर डिस्क्रिशनरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर बिहेवियर। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो ऑटोमेटिक ऑप्शंस है एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, साथ में ही एक प्री डिटरमाइंड है, यानी पहले से ही ये पता है कि भाई इतना होगा। लेकिन अगर ये बिहेवियरल ऑप्शंस की बात करें तो इसमें एक कस्टमर के इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है, कस्टमर की एक डिस्क्रिशनरी है कि वो क्या करता है। ऑटोमेटिक ऑप्शंस होते हैं वो मोर प्रिडिक्टेबल होते हैं एंड क्वांटिफाइबल होते हैं, जबकि बिहेवियरल ऑप्शंस होते हैं लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं और मोर चैलेंजिंग होते हैं। कि मतलब उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको क्वांटिफाई किया जाए, जबकि ऑटोमेटिक है तो उसमें तो भाई प्री डिटरमाइंड भी है, उनको प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है और उनको मतलब क्वांटिफाई करना भी आसान है। लेकिन जो बिहेवियरल है, जो कस्टमर के विवेक पर आधारित है, कस्टमर के स्वभाव पर, कस्टमर के व्यवहार पर निर्भर करता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ऑप्शनलिटी रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस।
कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इस तरह से हमने ऑप्शनलिटी रिस्क के प्रबंधन को कि बैंकिंग में किस बैंकिंग एवं वित्त में किस तरह से ये अपना प्रभाव जमाता है, किस तरह से ये बैंक को प्रभावित करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।